स्वागत है आप सभी का सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। मैं संदीप गौर, फैकल्टी ऑफ सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी मित्रों का, हमारे सभी विद्यार्थियों को। दोस्तों लास्ट क्लास की बात करें हिंदी की, तो लास्ट क्लास में हमने दोस्तों व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखा था और साथ ही साथ फिर हमने व्यंजन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे कि व्यंजनों का योग कितने प्रकार से होता है, व्यंजनों का मेल कितने प्रकार से होता है। आज हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करने वाले हैं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर हम पहला पॉइंट देखने वाले हैं क्या कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन महत्वपूर्ण तथ्य जो टॉपिक आपका हेडिंग डाल लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण तथ्य आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से शायद ही आपने इससे पहले पढ़े होंगे। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में पहला पॉइंट क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। अब एक नया शब्द आपके समक्ष आ चुका है और वह क्या दोस्तों, आपका स्वर तंत्रियां क्या होती हैं। तो दोस्तों जो आपका कंठ होता है, इस कंठ के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, इस कंठ के, हमारे कंठ के गले के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, जो कंठ होता है, वहां पर स्वर तंत्रियां स्थित होती हैं चारों साइड। जब भी व्यक्ति कोई संगीत गाता है, कोई गाने को गाता है, तो वो हम कहते हैं कि उसका स्वर अच्छा है। मतलब आपके जो सुर निकलते हैं वह कहां से निकलते हैं, स्वर तंत्रियों से निकलते हैं। अर्थात स्वर तंत्रियों में जितना अच्छा कंपन होगा उतनी ही अच्छी सामने वाले की आवाज होती है, उसका गाना या भजन या संगीत होता है। तो हम देख रहे हैं इसी स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। कई बार आपसे पूछा भी गया परीक्षा में कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं। यदि आप में से किसी को भी इसका उत्तर यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे फटाफट कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह कितना होगा, 2। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर कितना होगा, 2। मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 2। अब 2 कौन कौन से होते हैं वह देखिए। एक होगा दोस्तों आपका घोष, या इसे ही बोला जाता है सघोष। एक होगा दोस्तों आपका घोष, या इसे ही क्या बोला जाता है दोस्तों, आपका सघोष। दूसरा होगा दोस्तों अघोष। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्त। अंत तक दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली क्लास है हमारे सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए अब बिंदु पे आ जाइए। तो यहाँ पर हम देख रहे थे क्या कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों आपका, 2। यदि आपके ऑप्शन दे दिए गए एग्जाम में 1 2 3 4, तो राइट आंसर कितना होगा दोस्तों आपका, 2। तो ध्यान में रखना है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, आपके 2 वर्ण होते हैं। और 2 कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है सघोष और दूसरा कितना होगा दोस्तों आपका घोष, अघोष। अब यहाँ से सघोष और अघोष से जितने भी क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाते हैं या किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावना है आगामी भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में, हर एक बिंदु को हम बारीकी से समझने वाले हैं कि घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, कौन कौन से वर्ण घोष होते हैं, या सघोष वर्णों की संख्या क्या होती है, अघोष वर्णों की संख्या क्या होती है, सघोष और अघोष दोनों की संख्या कितनी होती है। मतलब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं हम हर एक को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। चलिए अब बात करें कि सर घोष या सघोष होता क्या है। दोस्तों इनकी परिभाषा अब किताबों में दी रहती है, हम उन्हें रट लेते हैं। तो परिभाषा कभी रटी नहीं जाती, परिभाषा हमेशा हिंदी में समझी जाती है। अब समझिए कैसे आती है, उस तथ्य को समझिए दोस्तों। सबसे पहले यदि मैं अर्थ की बात करूं, यदि मैं अर्थ की बात करूं क्या कि सघोष या घोष का मतलब ही क्या होता है। यदि आप में से किसी को भी इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि घोष या सघोष का अर्थ क्या होता है। कई बार पूछ लिया जाता है सघोष का विलोम शब्द क्या है, तो वह तो क्या बन जाएगा, अघोष। बिल्कुल, सघोष का विलोम क्या होता है, अघोष होता है। सब विपरीतार्थी होता है, विलोम शब्द होता है, आपका अपोजिट होता है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट है हमारा, ये सघोष का मतलब ही क्या होता है या घोष का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, जो घोष का मतलब होता है वह होता है नाद।
यदि नाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो हम बोल सकते हैं गुंजन, या हम बोल सकते हैं झनकार। तो इस प्रकार से हमने पहला पॉइंट तो देखा कि भाई घोष का मतलब क्या होता है दोस्तों, नाद, गुंजन या झनकार। अब बात करें परिभाषा की। सर परिभाषा क्या होगी? अभी सिर्फ मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया है कि इस शब्द का नाम घोष या सघोष क्यों रखा गया है। तो यहाँ पर हिंदी के अनुसार यहाँ पर घोष या सघोष का मतलब होता है दोस्तों नाद, गुंजन या झनकार। और हम यहाँ पर जो वर्ण पढ़ रहे हैं वो किस आधार पर पढ़ रहे हैं? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। और स्वर तंत्रियां क्या होती है? हमारे कंठ के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? स्वर तंत्रियों से घिरा हुआ रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जिन वर्णों के उच्चारण में, परिभाषा ध्यान दीजिएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में आपकी स्वर तंत्रियों में क्या होता हो? नाद होता हो, गुंजन होता हो या झनकार होता हो, तो ऐसे ही वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। फिर से परिभाषा में रिपीट कर रहा हूं। क्या हमने ये देखा भाई घोष या सघोष का मतलब क्या होता है? नाद कह लीजिए, गुंजन कह लीजिए या झनकार कह लीजिए। परिभाषा क्या होगी कि वो सारे वर्ण, वर्णमाला के वो सारे वर्ण जब भी आप उनका उच्चारण करें और उनका उच्चारण करते समय आपकी स्वर तंत्रियों में क्या होना चाहिए? घोष होना चाहिए। अर्थात आपकी स्वर तंत्रियों में यदि गुंजन होता हो, आपके स्वर तंत्रियों में झनकार होता हो, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? सघोष या घोष कहलाते हैं। तो ये तो हमने क्या कह दी परिभाषा। तो वहीं पर यदि सेकेंड पॉइंट हम लिखें इसकी परिभाषा के लिए, तो परिभाषा बन जाएगी क्या कि भाई जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होगा? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होता है दोस्तों? कंपन होता हो, तो ऐसे वर्ण तो क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। अब बात आती है क्या कि सर कौन कौन से वर्ण आपके सघोष होते हैं? वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 52 आपके वर्ण होते हैं। इन 52 वर्णों में से कौन कौन से वर्ण आपके सघोष होते हैं? कई बार आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष है या निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष नहीं है। और यदि वह वर्ण सघोष नहीं है तो क्या है दोस्तों? आपका अघोष है। तो बात करें कौन कौन से वर्ण आपके दोस्तों अघोष आपके सघोष होते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्वर की। आपके जितने भी स्वर होते हैं वह सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? आपके सघोष होते हैं। मतलब जितने भी स्वर होते हैं वर्णमाला में, हम जब भी स्वरों का उच्चारण करते हैं जैसे अ, ई, उ, ए, ऐ, इस प्रकार से, तो जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमेशा ही स्वरों के उच्चारण में ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति स्वरों का उच्चारण करता है तो उसकी स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है, या उसकी स्वर तंत्रियों में गुंजन होता है, झनकार होती है। इसका मतलब है सारे के सारे स्वर किस में आएंगे दोस्तों? आपके घोष या सघोष में आएंगे। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैंने आपको पहले भी बताया था हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिएगा, हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर जिन भी स्टूडेंट ने दिया है 11, तो 11 इज द राइट आंसर। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? आपकी 11। मतलब 11 के 11 जो स्वर होते हैं वह क्या होते हैं दोस्तों? घोष होते हैं या सघोष होते हैं। अगला देखें, इसके अलावा और कौन कौन से वर्ण हैं दोस्तों जो आपके सघोष होते हैं? तो बात करें हम दोस्तों आपके जो आपका वर्ग है दोस्तों तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ग का प्रत्येक वर्ण
अब हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था दोस्तों स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है 25, और स्पर्श व्यंजनों में कितने वर्ग होते हैं 5, और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं 5, तो 5 5 जा कितना होगा 25। तो उन 5 वर्गों में से मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उन 5 वर्गों में से यदि हम पहले वर्ग के सारे वर्ण और दूसरे वर्ग के सारे वर्ण छोड़ दें, मतलब कौन कौन से बच जाएंगे, तीसरे, चौथे, पांचवें, तो तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, घोष होते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं हम उनका जब भी उच्चारण करेंगे तो हमारे स्वर तंत्रियों में क्या होगा दोस्तों, नाद होगा, गुंजन होगा या झनकार होगा। अच्छा, अब इनकी संख्या की हम बात करें, यदि हम इनकी संख्या की बात करें कि भाई तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ग के प्रत्येक वर्ण कैसे होंगे, सघोष होंगे। अब हमें पता है प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं 5, तो यहाँ पर कितने वर्ग लिए मैंने 3, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इन सभी में 5 5 5 कितने आपके वर्ण हो जाएंगे दोस्तों, आपके 15। कितने हो जाएंगे दोस्तों, आपके 15। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो भी आपके वर्ग होते हैं तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ग के सभी आपके वर्ण कैसे होते हैं दोस्तों, आपके सघोष होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से सघोष होते हैं आगे देखते हैं। तो जो आपके दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, अंतस्थ व्यंजन, सारे के सारे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों कौन कौन से आपके, या रा लावा, ये भी कैसे होते हैं दोस्तों, आपके सघोष होते हैं। इसका मतलब इनकी संख्या कितनी होगी आपकी 4। चारों के चारों जो भी आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और अंतस्थ का मैंने मतलब आपको बताया है, यहाँ पर अंतः का मतलब होता है मध्य या बीच में, और इष्ट का मतलब होता है स्थित होना। मतलब जिन स्वरों, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इसकी ट्रिक भी आपको मैंने बताई थी, यार लब, मतलब यार लब है, ये 4 ऐसे अंतस्थ व्यंजन है, इनका उच्चारण करते समय भी आपकी स्वर तंत्रियों में क्या होता है दोस्तों, कंपन होता है। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा और आपके कौन कौन से वर्ण आपके सघोष होंगे, तो अब आपका बच जाएगा उष्म या संघर्षी, उष्म या संघर्षी व्यंजन। तो इसके अलावा जो भी आपके दोस्तों उष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं, अब मुझे बताइए उष्म या संघर्षी व्यंजन में क्या आता है दोस्तों, आपका श शक्कर का होता है, श षटकोण का होता है, स सरोते का होता है, और ह हलवाई का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी के सभी उसमें संघर्षी व्यंजन सघोष नहीं होते, ध्यान रहे। अंतस्थ में तो चारों आपके सघोष होते हैं, जबकि उसमें संघर्षी में मात्र आपका जो ह होता है वही क्या होता है, सघोष होता है। तो यहाँ से मैं संख्या कितनी लूंगा दोस्तों 1। ये जो 3 होते हैं ये आपके सघोष नहीं होते हैं। उसमें संघर्षी में से जो टोटल संख्या कितनी थी 4, इसमें से एकमात्र कौन सा लेना आपको दोस्तों, आपका हा लेना, मतलब संख्या कितनी आएगी 1। अब हमारे पास टोटल यदि बात करें कि भैया सघोष कितने वर्ण होंगे, जब आपसे परीक्षा में पूछे जाए तो आपको ध्यान रखना, देखो सभी स्वर जो होते हैं 11 वो आपके सघोष होते हैं। जो तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ग के प्रत्येक वर्ण टोटल 15 ये होते हैं। अंतस्थ व्यंजन चारों के चारों सघोष होते हैं, जबकि उसमें असंघर्षी टोटल कितने होते हैं 4। और इन 4 में से एकमात्र कौन सी की बात करें, हा। हा कैसा होता है दोस्तों, आपका सघोष होता है, अर्थात हा का उच्चारण करने पर भी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। बोल के देखिए हा, क्यों, क्योंकि हमने कहा है हा का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ में होता है। और हमने यही कहा है कि कंठ के चारों ओर क्या होती है, स्वर तंत्रियां होती है। यही कारण है कि चारों में से मात्र किसको लिया जाता है, हा, क्योंकि हा का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों, आपके हा का उच्चारण दोस्तों कहाँ से होता है, आपके कंठ से होता है। जबकि श शक्कर का तालु से होता है, इसका मूर्धा से होता है, और इसका आपका दंत से होता है। इसी प्रकार से चलिए, तो यहाँ पर टोटल आपसे कोई संख्या पूछेगी, बताइए घोष या सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी, घोष या सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी। तो आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर देखिए 11 में 15 जोड़ेंगे तो पहले जोड़ लिए 5 और कितना हो जाएगा 6, मतलब 26 और 4 कितना होगा 30,
30 और 1 कितना होगा दोस्तों आपका 31। मतलब कुल यदि हम बात करें तो टोटल यहाँ पर जो संख्या होगी वह कितनी होगी दोस्तों, आपका 31 होगी। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भाई सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वह कितनी होती है दोस्तों, आपका 31 होती है। तो ये तो हमने बात की सघोष की। अब इसके अपोजिट में क्या चलते हैं दोस्तों, अघोष। यदि बात करें अघोष की तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देखेंगे जो अघोष शब्द है, अघोष का यदि हम शाब्दिक विच्छेद की बात करें, यदि इसके हम अर्थ की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दो पदों का योग है, आधन घोष। आधन क्या बनेगा दोस्तों, आपका घोष। और यहाँ पर अ क्या दोस्तों, उपसर्ग है। और हमेशा आपको मैंने पहले भी बताया है कि अ उपसर्ग का प्रयोग हमेशा नहीं के अर्थ में किया जाता है। क्या कह रहा हूं, अ उपसर्ग का प्रयोग हमेशा किसके अर्थ में किया जाता है, नहीं के संदर्भ में किया जाता है। और घोष का मतलब हमने पहले देखा था क्या होता है, नाद या गुंजन या झनकार। नाद, गुंजन या झनकार। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई घोष में अ जोड़ दिया और अ उपसर्ग का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है, नहीं के संदर्भ में किया जाता है। इसका मतलब परिभाषा क्या होगी, देखो सघोष में क्या हो रहा था कि स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा था, क्योंकि इसमें अ उपसर्ग जोड़ दिया गया है। तो परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है या नाद झनकार नहीं होता है, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों, अघोष कहलाते हैं। तो यदि परिभाषा की बात करें कि भाई यहाँ पर कंपन होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर इन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है। तो परिभाषा सिंपल सी बन जाएगी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार का नाद, गुंजन, झनकार नहीं होती है, ऐसे ही वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों, अघोष कहलाते हैं। चलिए अब बात करें सर अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है। सघोष की तो मैंने संख्या बता दी, एग्जाम में पूछा जाए, कई बार पूछा भी गया है। तो सघोष की संख्या तो कितनी होगी दोस्तों, 31 होगी। अब बात करें सर अघोष की संख्या कितनी होगी। यदि आप में से किसी को भी इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्या कि अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके उच्चारण करने पर आपकी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, आपके स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं, उनकी कुल संख्या कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। अघोष वर्णों की कुल संख्या कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो आंसर हमें बताइएगा अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं हम अघोष वर्णों के बारे में कि भैया अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है। देखो दोस्तों यदि आपको सघोष यदि वर्णों का नॉलेज है, यदि सघोष वर्णों का यदि ज्ञान रखते हैं, तो अघोष कौन कौन से वर्ण होंगे, एग्जाम में या तो संख्या पूछ ली जाएगी या भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है। तो यदि सघोष वर्ण आपको याद है तो स्वतः ही आपको अघोष वर्ण भी याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे, उस चीज को समझिए, उस गहराई को समझिए। बताइए, हमने सभी स्वरों को क्या माना है दोस्तों, सघोष माना है। तो क्या सभी स्वर अघोष होंगे, क्या नहीं होंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर स्वरों को शामिल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम स्वरों को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सभी स्वरों को क्या मान के रखा है दोस्तों, सघोष मान के रखा है। चलिए आगे बात करें। हमने कहा था कि आपके वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। और 5 वर्ग में से तीसरे, चौथे, 5वें वर्ग के वर्ण हमने क्या माने हैं, सघोष माने हैं। इसका मतलब है कौन कौन से वर्ग बच गए, पहला और दूसरा। मतलब पहले और दूसरे वर्ग के वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में आपके स्वर तंत्रियों में क्या नहीं होता दोस्तों, गुंजन, झनकार नहीं होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम पहले और दूसरे वर्ग के वर्ण, तो पहले और दूसरे वर्ग के वर्णों की हम बात करें तो पहले वर्ग में कितने होंगे, 5, और दूसरे वर्ग में कितने होंगे, 5, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो 5 और 5 कितने होंगे, 10। चलिए, तो अगला स्वर तो आपको सघोष हमने माने, इसलिए स्वर यहाँ पर नहीं आए। फिर यहाँ पर 5 वर्ग होते हैं, तो 5 वर्गों में से लास्ट के 3 को हमने सघोष मान लिया, तो बच्चे हुए पहले दूसरे क्या बन जाएंगे दोस्तों, अघोष बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। हमने चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन को दोस्तों क्या मान के रखा है? सघोष मान के रखा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन में से कोई सा व्यंजन होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन को हम पहले ही क्या मान चुके हैं? सघोष मान चुके हैं। इसका मतलब है अघोष में नहीं आएंगे। बढ़ते आगे। आगे क्या लिखा है? ऊष्मीय संघर्षी। बताइए, ऊष्मीय संघर्षी में से हमने एक बात किसको शामिल किया है? हा को। हमने हा को क्या माना है दोस्तों? सघोष माना है। तो बच्चे कौन से दोस्तों? आपके 3 स बचे हैं। इसका मतलब है ये 3 जो स होते हैं वह किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऊष्मीय संघर्ष। तो ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन में से जो तीनों आपके दोस्तों स होंगे, जो तीनों आपके स होंगे, स शक्कर का होगा, श षटकोण का होगा और स सरुते का होगा। ये तीनों के तीनों जो ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन है वो किस कैटेगरी में आएंगे दोस्तों? अघोष में आएंगे। अर्थात इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या नहीं होता है दोस्तों? आपके कंपन, नाद, गुंजन, झनकार नहीं होता है। अब बात करें सर अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो काउंट कर लीजिए। ये आपके 10 हैं। ऊष्म संघर्षी कितने हैं? 3 है। तो 10 और 3 कितना होगा? 13। तो यहाँ पर यदि आपसे कुल संख्या पूछी जाए तो कुल आपके जो अघोष होंगे, कुल अघोष वर्णों की संख्या पूछी जाए तो वह कितनी होगी दोस्तों? आपका 13। वह कितनी होगी दोस्तों? आपका 13। अब कई बार जब हम परीक्षा में एग्जाम देने जाते हैं दोस्तों, हम रट कर चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि सघोष कितने होंगे, अघोष कितने होंगे। बढ़िया मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ा होगा। मुझे बताइए कि सघोष, सघोष का मतलब क्या होता है? जिसमें कंपन हो। और सघोष का विलोम क्या होता है? अघोष। और अघोष का मतलब क्या होता है? जिसमें कंपन ना हो। इसका मतलब है यदि मैं ऐसा मान रहा हूं कि सघोष का विलोम क्या होता है? सघोष का विलोम क्या होता है? अघोष। और यदि आपसे सघोष और अघोष की संख्या पूछी जाए तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ और वह कॉन्सेप्ट क्या समझिए। यदि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि सघोष का विलोम क्या होता है? अघोष, मतलब सघोष का उल्टा क्या है? अघोष। अब सघोष का उल्टा अघोष है, तात्पर्य मेरा क्या है वह देखिए। बताइए सघोष की कुल संख्या कितनी थी आपकी? 31। और यदि 31 संख्या है, इसका उल्टा कर दूं मैं, यदि मैं 31 का उल्टा कर दूं दोस्तों क्या बनेगा? 13। इसका उल्टा क्या बनेगा? 13। इसका मतलब ये हुआ कि 31 सघोष है, इसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि सघोष का उल्टा क्या होता है? अघोष। इसका मतलब 31 का उल्टा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 13। इसका मतलब है 13 कैसे होते हैं? आपके अघोष होते हैं। तो आई होप आपको अब रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको याद रखना है सघोष का विलोम या उल्टा क्या होता है? अघोष। सघोष की संख्या कितनी? 31। अघोष की संख्या कैसे निकालें? तो चूंकि सघोष का उल्टा अघोष होता है, इसलिए संख्या पलट दीजिए, इस 31 का उल्टा कर दीजिए। 31 का उल्टा कितना होगा? 13। इसका मतलब है 13 वर्ण ऐसे हैं जो अघोष से वर्णमाला में, और 31 वर्ण ऐसे हैं जो वर्णमाला में कैसे हैं? सघोष से। अच्छा, एक बार आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया था कि वर्णमाला में कुल सघोष और अघोष वर्णों की संख्या क्या होगी? 4 ऑप्शन देके रखे थे कि वर्णमाला में सघोष या अघोष वर्णों की संख्या कितनी होगी। तो जब घोष, सघोष और अघोष दोनों की संख्या संयुक्त रूप से पूछे तो दोनों को जोड़ दीजिए। मतलब 31 आपके क्या होते हैं? सघोष होते हैं। 13 आपके क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना है दोस्तों? 44 या 44। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे पूछा गया है कि जो आपके 44 वर्ण होते हैं, 31 सघोष और 13 आपके अघोष, टोटल कितने हो दोस्तों? 44। तो 44 ऐसे वर्ण होते हैं, 44 आपके सघोष अघोष की संख्या संयुक्त रूप से पूछे तो आएगा आपका 44। आई होप सघोष और अघोष का एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बहुत ही सिस्टमेटिक मैंने आपको डिफाइन करके रखा है। किसी भी प्रकार की कोई आप कंफ्यूजन आपको सघोष या अघोष में नहीं होने वाली है। हर एक चीज को मैंने बारीकी से समझा दिया है। तो ध्यान में रखना है, जब भी आपसे सघोष या अघोष की संख्या संयुक्त रूप से पूछे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 44 होगा। जिसमें से आपके 31 सघोष और 21 का उल्टा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? 13। 13 आपके कैसे होंगे दोस्तों? आपके अघोष हो जाएंगे। तो आई होप आपका पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा आपका कि सघोष क्या होता है और अघोष क्या होता है। चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर।
चलिए, तो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट में पहले तो हमने पढ़ा था कि भाई स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अगले महत्वपूर्ण तथ्य की हम चलते हैं दूसरे नंबर पर। अब दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं दोस्तों प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर वर्ण कितने होते हैं। इसका आंसर भी आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा, हमें आंसर दीजिएगा क्या कि प्राणवायु के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। क्या प्रश्न है मेरा, प्राणवायु के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं, प्राणवायु के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर रखिए जिन भी विद्यार्थियों को इसका आंसर पता है कि प्राणवायु के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं, प्राणवायु के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं। जो भी आपको पता है दोस्तों, कुछ भी गलत कमेंट कर रहे हैं, आपको नहीं पता तो गलत ही कीजिए, एटलीस्ट आप कर तो रहे हैं, बट इससे ये लगेगा कि आप पढ़ाई के प्रति आपका कुछ ना कुछ दिमाग आपका चल रहा है, कुछ ना कुछ तो आप सोच रहे हैं। इसलिए जो भी आपके मन में आ रहा है आंसर तो एटलीस्ट दीजिएगा। तो प्राणवायु के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, तो जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर यहाँ पर 2 दिया है, जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर आंसर 2 दिया है तो 2 इज द राइट आंसर। प्राणवायु के आधार पर कुल कितने वर्ण होंगे दोस्तों, आपके 2 होंगे। अब 2 कौन कौन से होंगे वह देखिए। एक तो होता है दोस्तों आपका क्या, अल्प प्राण, एक होगा दोस्तों आपका अल्प प्राण, एक होगा दोस्तों आपका महाप्राण। तो प्राणवायु के आधार पर 2 प्रकार के आपके वर्ण होंगे, एक होगा दोस्तों अल्प प्राण, एक होगा दोस्तों महाप्राण। अब यहाँ पर भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आपका। यहाँ पर क्या आपसे परीक्षा में देखो क्या क्या पूछे जाते हैं, अल्प प्राण महाप्राण से कभी इनकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है। रेयर केस में यदि परिभाषा पूछ ली जाए, आपसे पूछा यह जाता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन कौन से वर्ण अल्पप्राण है, या निम्नलिखित में से एकमात्र कौन सा महाप्राण है, या फिर आपसे अल्पप्राण की संख्या पूछ ली जाए, या फिर आपसे वर्णमाला में कुल महाप्राण की संख्या पूछ ली जाए, या फिर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि वर्णमाला में अल्प प्राण और महाप्राण की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल संख्या तो तभी पता लगेगी जब आपके पास अल्प प्राण की संख्या हो और तब आपके पास महाप्राण की संख्या, दोनों को जोड़ दीजिए तो अल्प और महाप्राण की संख्या आपके समक्ष निकल कर आ जाएगी। तो हमारा उद्देश्य अभी वर्णों को याद करना या संख्या देखने से नहीं है, अब हमारा मुख्य उद्देश्य इस ओर होना चाहिए। पहली बात कि सर अल्प प्राण का मतलब क्या होता है और महाप्राण का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, पहला पॉइंट यहाँ पर यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, हर एक बिंदु को दोस्तों बिल्कुल बारीकी से मैं बता रहा हूँ, इतना बारीकी से किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। यदि शाब्दिक अर्थ या विवेचन की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अल्प का मतलब क्या होता है दोस्तों, अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा या कम। क्या बोल रहा हूँ, अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा या कम। और दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राण का मतलब आपके जीवन के प्राणों से नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रहे। यहाँ पर प्राण का मतलब किससे दोस्तों, आपकी वायु से है या हवा से। ध्यान दीजिए यहाँ पर अल्प का मतलब तो क्या होता है, थोड़ा, और प्राण का मतलब यहाँ पर दोस्तों किससे होगा, आपके वायु से होगा। प्राण का मतलब किससे दोस्तों, आपके वायु से होगा। इस प्रकार की परिभाषा की बात करें, अभी मैंने सिर्फ शाब्दिक अर्थ की बात की है कि अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कम और प्राण का मतलब क्या होता है, वायु। अब परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा सिंपल सी है कि भैया जिन वर्णों के उच्चारण में, क्या जिन वर्णों के उच्चारण में आपके मुख से कम हवा निकलती है या कम वायु निकलती है, तो ऐसे प्राण आपके ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या बोल रहा हूँ, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में आपके मुख से कम हवा या वायु निकलती है, ऐसे ही वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। मतलब यदि परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। तो सिंपल से मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मुख से कम हवा या वायु का निकलना, मुख से कम हवा का निकलना
सिंपल से दोस्तों आपकी परिभाषा क्या हो गई कि जिन वर्णों के उच्चारण में आपके मुख से कम हवा या वायु निकलती है तो ऐसे ही वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों, अल्प प्राण कहलाते हैं। अब परिभाषा कभी आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती है, यदि पूछा जाता है तो सिर्फ यह है कि कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है एकमात्र कौन सा अल्प प्राण का उदाहरण है या निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्ण है जो अल्प प्राण नहीं है। तो आपसे या तो अल्प प्राण महाप्राण छांटने को आता है या फिर इनकी संख्या पूछी जाती है। चलिए हम बात करें अब तो भाई कौन कौन से वर्ण हैं जो आपके अल्प प्राण होते हैं, कौन कौन से आपके वर्ण अल्प प्राण होते हैं, उस चीज को देखिए। तो अगेन यहाँ पर दोस्तों जितने भी आपके स्वर होते हैं, यदि मैं सभी स्वरों की बात करूं, जितने भी आपके स्वर होते हैं और हमें पता है स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 11। इसका मतलब है सभी के सभी जो 11 स्वर होते हैं वह कैसे होते हैं दोस्तों, आपके अल्प प्राण होते हैं। सभी जो स्वर होते हैं वह कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब बात करें वर्ग की, हमने कहा था भैया वर्णमाला में वर्णों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 5 वर्गों में। अब 5 वर्ग में से कौन कौन से वर्ग इसमें सम्मिलित किए जाएंगे उस चीज को जानिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो विषम वर्ग है, विषम वर्ग आपका कहने का मतलब है 1 3 5, 1 3 5 या विषम पहचान हम ले सकते हैं, विषम वर्ग। तो वर्णमाला में दोस्तों 5 वर्ग होते हैं, आपके वर्णों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। उसमें से आपके जो विषम वर्ग होते हैं, और विषम वर्ग कहने का मतलब है 1 3 5, 1 3 5 वर्गों 1 3 5 वर्ग के वर्णों का उच्चारण हम जब करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके मुख से कैसी हवा निकलेगी, कम वायु निकलेगी या कम हवा निकलती है। तो 1 3 5 वर्ग के सारे वर्ग आपके वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों, अल्प प्राण कहलाते हैं। अब हमें ये भी पता है क्या कि प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5। तो 5 त्रिज्या कितना होगा दोस्तों आपका, 5 त्रिज्या कितना होगा आपका 15, मतलब 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, टोटल कितने होगा दोस्तों आपका 15। तो ये आपके जो विषम वर्ग के 15 वर्ण हैं, इनके उच्चारण करने पर भी आपके मुख से कैसे हवा निकलेगी, आपका कम हवा निकलेगी या कम वायु निकलेगी। चलिए आगे हम चलते हैं आपके इसके अलावा कौन कौन से आपके अल्प प्राण होंगे। तो हमने इसके बाद देखा था अंतस्थ। यदि हम अंतस्थ व्यंजनों की बात करें, अंतस्थ व्यंजनों की हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आपका यार अलग, या इसको याद करने की ट्रिक हमने बताई थी, यार अलग, यार होगा भाई तभी तो लग होगा। तो जो 11 लव होते हैं ये चारों के 4, ये भी कैसे होते हैं दोस्तों, आपके अल्प प्राण होते हैं। मतलब जब 11 लव का उच्चारण करते हैं तो ऐसा माना जाता है, बोल के देखिए या लव, तो ऐसा माना जाता है कि जब 11 लव अर्थात अंतर व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो आपके मुख से कैसे हवा निकलती है, कम वायु निकलती है। और कम वायु हवा निकलने के कारण ही इन्हें क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, अल्प प्राण दिया जाता है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4। ये 4 के 4 कैसे होते हैं आपके महाप्राण। इसके अलावा हम बात करें उष्म या संघर्षी की, इसके अलावा हम बात करें उष्म या संघर्षी की। उष्म या संघर्षी व्यंजन। तो दोस्तों जो उष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं वह कौन से होते हैं, आपके 3 श होंगे और एक हा होगा। तो यदि हम बात करें यहाँ पर दोस्तों आपके स की, तो यहाँ से मुझे बताइए ऐसे कौन कौन से होंगे जो उसमें संघर्षी कहलाएंगे। उसमें संघर्षी में से इन 4 में से कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने पर आपके मुख से कम हवा निकलेगी। बताइए इन चारों में से कौन कौन से अल्प प्राण या कौन कौन से आपके महाप्राण होंगे। तो यहाँ पर आपको दोस्तों याद रखना है क्या कि ये चारों के 4 ये अल्प प्राण नहीं होते हैं। मतलब जितने भी उष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं ये अल्प प्राण नहीं होते हैं। मतलब इनके उच्चारण करने पर मुख से आपकी थोड़ी या कम वायु नहीं निकलती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे आपके अल्प प्राण में हमने किस किस को लिया है, सभी स्वरों को शामिल किया है, विषम वर्ग के वर्णों को शामिल किया है और सभी अंतर व्यंजनों को शामिल किया है।
अब यदि आपसे कोई पूछे भैया कुल संख्या कितनी होती है, यदि आपसे कोई आपका कुल संख्या पूछे कि अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी होती है, तो जोड़ के देखिए दोस्तों, 11 और 4 कितना होगा 15, और 15 और 15 कितना होगा दोस्तों आपका 30। 15 और 15 कितना होगा आपका 30। इसका मतलब ये है कि आपके वर्णमाला में 30 आपके ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में आपके मुख से कैसी हवा निकलती है, कम हवा निकलती है। और 30 कौन कौन से हैं, तो 11 स्वर हैं, 15 विषम वर्ग के हैं, 4 अंतस्थ हैं, जबकि उसमें संघर्षी में से कोई सा भी आपका वर्ण शामिल नहीं है। तो ये तो हमने अल्प प्राण की बात की। अब दोस्तों बात करें दोस्तों आपकी महाप्राण की। यदि बात करें दोस्तों महाप्राण की, तो दोस्तों यहाँ पर भी महाप्राण की शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्राण का मतलब तो किससे, वायु से। अभी मैंने आपको समझाया प्राण का मतलब तो किससे लिया जाता है, आपके वायु या हवा से। प्राण का किससे, आपके वायु या हवा से। तो देखो महान का मतलब दोस्तों यहाँ पर महान से नहीं है, महा का अर्थ लिया जाता है अधिक से। महा का यहाँ पर अर्थ लिया जाता है अधिक से। और अधिक कहने का मतलब क्या हुआ कि जिन वर्णों के उच्चारण में आपके मुख से अधिक हवा निकले, क्या बोल रहा हूँ, जिन वर्णों के उच्चारण में आपके मुख से अधिक हवा या वायु निकलती है, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों, महाप्राण कहलाते हैं। तो परिभाषा हम कह सकती हैं, मुख से अधिक हवा या वायु का निकलना, अधिक हवा या वायु का निकलना। तो मुख से अधिक वायु या हवा का निकलना, तो ऐसे आपके वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके महाप्राण कहलाते हैं। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है क्या कि कौन कौन से आपके वर्ग जो होंगे, कौन कौन से वर्ण ऐसे होंगे जो आपके महाप्राण होंगे। तो देखो कौन कौन से होंगे। यदि आपको अल्प प्राण का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो महाप्राण का आसानी से जाएगा। कैसे, देखिए हमने सभी स्वरों को किसमें शामिल किया है, अल्प प्राण में। तो बताइए क्या ये आपके जो सभी स्वर होंगे, यदि आपके सभी स्वरों की बात करें, सभी स्वरों की बात करें, क्योंकि सभी स्वरों को हमने अल्प प्राण में दर्जा दिया है, इसका मतलब है यहाँ पर इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। आगे देखें, वर्ग होते हैं 5, इसमें से विषम वर्ग के क्या मान लिए गए हैं, अल्प प्राण। इसका मतलब है बच्चे कौन से, दूसरे और चौथे वर्ग। इसका मतलब है दूसरा और चौथा को मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, सम वर्ग। इसका मतलब है यदि वर्गों की बात कर ली जाए, यदि आपसे वर्ग की बात करें, तो चूंकि हमने यहाँ पर विषम वर्ग वालों को अल्प में माना है, तो सम वर्ग वाले क्या हो जाएंगे, महा में सम वर्ग। और सम वर्ग कहने का मतलब है दोस्तों आपका दूसरे और चौथे, दूसरे और चौथे वर्ग के वर्ण। दूसरे और चौथे वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका उच्चारण करने पर आपके मुख से कितनी हवा निकलेगी दोस्तों, अधिक हवा निकलेगी। अब बताइए प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, हमने सिर्फ दूसरा और चौथा लिया है, तो कुल वर्ण कितने होंगे दोस्तों, 10। कितने होंगे आपके, 10। आगे हम बात करें दोस्तों अंतस्थ व्यंजनों की। बताओ चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन में किसने शामिल किए हैं, अल्प प्राण में। इसका मतलब है यदि अंतस्थ व्यंजनों की हम बात कर लें, यदि अंतस्थ व्यंजनों की हम बात करें, तो चूंकि चारों के चारों अंतस्थ व्यंजनों को हमने किसमें दर्जा देके रखा है, अल्प प्राण में। मतलब यहाँ भी क्या होगा, क्रॉस। कोई भी आपका अंतस्थ व्यंजन महाप्राण नहीं होता है, क्योंकि चारों को हमने किसमें माना है, अल्प प्राण में। अब बात करें उसमें संघर्षी की। यदि हम बात करें अब उसमें संघर्षी की, उसमें या संघर्षी व्यंजन, तो देखिए हमने उसमें संघर्षी व्यंजन जो कि 4 थे, हमने चारों को ही अल्प प्राण में दर्जा नहीं दिया है। यदि अल्प प्राण नहीं होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलती है, इसका मतलब है चारों के चारों जो उसमें संघर्षी व्यंजन होते हैं वह क्या होते हैं दोस्तों आपके, वह क्या होते हैं दोस्तों आपके महाप्राण होते हैं। इसका मतलब है यदि आपसे कोई संख्या पूछे कि महाप्राण की कुल संख्या कितनी होती है, यदि महाप्राण की आपसे कुल संख्या पूछी जाए तो 10 तो संवर्ग के हो गए, 4 संघर्षी हो गए, तो टोटल कितना है दोस्तों, 14। तो टोटल कितने होंगे दोस्तों आपके, 14 होंगे।
तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। महाप्राण की कितनी होती है, 14 होती है। अच्छा, कुल पूछ लें कि बताइए वर्णमाला में कुल अल्प प्राण और महाप्राण की संख्या कितनी होती है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 30 आपके ये हो गए, 14 आपके ये हो गए, 30 40 और कितने हो गए, 44। इसका मतलब है अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण दोनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपकी 44 होती है। इससे एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि सगोस और अघोष भी कितने थे, 44 थे, और अल्प प्राण महाप्राण भी कितने दोस्तों आपके 44 है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी सिस्टमेटिक मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करके रखा है। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों इसका, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। इसलिए दोनों को मैंने आपकी सुविधा के लिए जब पढ़ाया है तो अंतर के रूप में पढ़ाया है, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि किस प्रकार से सारी चीजें आपकी हुई हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अल्प प्राण 30, महाप्राण 14, टोटल आपके कितने होते हैं, 44। इसी प्रकार सघोष और अघोष भी कितने होते हैं, 44। तो अभी तक दोस्तों हमने अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में 2 पॉइंट पढ़े। पहला पढ़ा था कि सौर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है क्या कि प्राण वायु के आधार पर आपके वर्ग, आपके वर्ण कितने होते हैं। चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। अब तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य वह क्या है, वह देखें। दोस्तों जो तीसरा मैं महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता रहा हूँ, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट, इसलिए ध्यान से आपको समझना है। आपको एक नई चीज यहाँ पर सीखने को मिलेगी। तीसरा महत्वपूर्ण जो तथ्य आपका वह है दोस्तों आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। तीसरा जो आपका महत्वपूर्ण तथ्य हम ले रहे हैं उसका नाम है दोस्तों आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, या इसे ही बोला जाता है ताड़न जात। इसे ही बोला जाता है दोस्तों ताड़न जात। और इसे ही बोला जाता है दोस्तों आपका द्विगुण। द्विगुण क्यों कहा जाता है वो भी हम देखेंगे। रटने की आवश्यकता नहीं, किताबों में तो दिया रहता है आपका द्विगुण व्यंजन, और हम रट भी लेते हैं कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, किंतु इनका नाम द्विगुण क्यों पड़ा है उस चीज को भी आपको मैं बताऊंगा। तो तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह क्या होते हैं दोस्तों आपके उत्क्षिप्त व्यंजन, या ताड़न जात वर्ण किसे कहा जाता है, या द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है। अब देखो यहाँ से जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं हर एक बिंदु को हम गहराई से समझेंगे। पहला तो मुझे ये बताइए यदि आपको पता हो कि उत्क्षिप्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। कई बार पूछ लिया जाता है उत्क्षिप्त व्यंजनों की कुल संख्या बताइए, या ताड़न जात लगे वर्णों की कुल संख्या बताइए, या फिर द्विगुण व्यंजनों की कुल संख्या बताइए। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए क्या कि उत्क्षिप्त व्यंजन कुल कितने होते हैं वर्णमाला में, और ताड़न जात कुल कितने होते हैं, या फिर इसमें बोल रहे हैं द्विगुण व्यंजन कुल कितने होते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए दोस्तों। उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में, ताड़न जात और द्विगुण व्यंजन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इनकी संख्या आपको बताना है क्या कि इनकी संख्या कितनी होती है। चलिए अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम उत्क्षिप्त व्यंजन की, ताड़न जात की। तो जी संख्या की बात करें तो संख्या रटने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर संख्या तो आपको मैं बता दूं, जिन भी विद्यार्थियों ने 2 आंसर कमेंट किया तो इज द राइट आंसर। उत्क्षिप्त व्यंजनों की या द्विगुण व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब 2 कैसे होती है, क्या होते हैं, हर एक चीज को बिल्कुल मैं बारीकी से समझा रहा हूँ दोस्तों। पहले तो मुझे बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर इसे उत्क्षिप्त क्यों कहा जाता है, उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है। पहला ही पॉइंट बनता है कि भैया उत्क्षिप्त का मतलब होता है कि किताबों में तो दिया हुआ रहता है या फिर किताबों में द्विगुण व्यंजन में लिखा जाता है, किंतु यहाँ पर आपको हर एक चीजों को समझना है, क्योंकि किताबी ज्ञान रट लेने से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। चीजें समझकर याद करेंगे तो एग्जाम में आपको तुरंत क्लिक हो जाएगी चीजें किस प्रकार की क्या हमने सीखी थी।
तो पहले तो बात करें उच्छिद का मतलब वो क्या होता है। यदि आप में से किसी को भी इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि भैया उच्छिद का मतलब क्या होता है, इसका नाम उच्छिद क्यों रखा गया है, उसको भी मैं बता रहा हूँ। उच्छिद का अर्थ क्या होता है मुझे बताइए। चलिए यदि हम बात करें अर्थ की, यदि हम उच्छिद के अर्थ की बात करें तो दोस्तों उच्छिद का जो मतलब होता है वह होता है उछाला हुआ। उच्छिद का मतलब होता है उछाला हुआ या फेंका हुआ। क्या बोल रहा हूं, उच्छिद का मतलब ही होता है उछाला हुआ और फेंका हुआ। अब बात आती है सर उच्छिद का यदि मतलब आप कह रहे हैं कि उछाला हुआ होता है या फेंका हुआ होता है, इसका तात्पर्य क्या है। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से वर्ण उच्छिद कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो पहला तो हमने इसका क्या देख लिया, अर्थ देख लिया। अब हमें पता है दोस्तों जो वर्गमाला का जो तीसरा वर्ग होता है, कौन सा आपका, ट वर्ग। तीसरा वर्ग कौन सा होता है दोस्तों, आपका ट वर्ग। तीसरा वर्ग कौन सा होता है, ट वर्ग। अब इस तीसरे जो वर्ग है ट, इस ट वर्ग के यदि मैं तीसरे और चौथे वर्ण की बात करूं, तीसरा और चौथा वर्ण, तो हमें पता है जो ट वर्ग है तो ट के बाद क्या आता है दोस्तों, आपका ठ ठाकुर का आता है। फिर तीसरा क्या होगा, तीसरा जो होगा वह होगा दोस्तों आपका ड डमरू का होगा। और चौथा कौन सा होगा दोस्तों, आपका ढ ढक्कन का होगा। चौथा कौन सा होगा दोस्तों, आपका ढ ढक्कन का होगा। और ये जो आपके ड डमरू के वर्ग है, ड डमरू का वर्ण है, ड ढक्कन का वर्ग आपका वर्ण है, ये कौन से वर्ग में आते हैं, तीसरे वर्ग में आते हैं। तीसरा कौन सा है, ट वर्ग। तो ये दोनों ही वर्णों की मैं बात करूं, ये कहां से आए हैं, संस्कृत भाषा से आए। क्या बोल रहा हूं, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये दोनों वर्ग, ये दोनों जो वर्ण हैं वह कहां से आए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ये दोनों ही वर्ण आपके संस्कृत भाषा से हिंदी में आए। संस्कृत भाषा से आए। तो आपके जो ड डमरू का है और ये जो ढ ढक्कन का है, ये आपके ट वर्ग के तीसरे और चौथे पांचवें वर्ण होते हैं। और ये किस भाषा से आए हैं, तो बात करें भी आपका संस्कृत भाषा से आए हैं। और दूसरी बात क्या कि यहाँ पर यदि मैं कह रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, उच्छिद व्यंजन की, ताड़न जात की या द्विगुण व्यंजन की। तो जो तीसरे और चौथे वर्ग के जो वर्ण हैं ड डमरू और यहाँ पर क्या लिखा आपका ढ ढक्कन, यदि इनके नीचे, यदि दोस्तों मैं इनके नीचे किसका इस्तेमाल कर दूं, बिंदी का, इसके नीचे मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं, बिंदी का या बिंदु का। और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपके ताड़न जात। इस बिंदु को क्या बोला जाता है दोस्तों, आपका ताड़न जात बोला जाता है। जो कि आपके वर्ग, आपके वर्ण के कहां पर लगाई जाती है, नीचे लगाई जाती है। यह बिंदी कहां पर लगाई जाती है, नीचे लगाई जाती है। तो कई लोगों को यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी रहती है, इस बिंदु को जो कि इनके नीचे लगाई जाएगी उसे नुक्ता कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल गलत है, नुक्ता नहीं होता है दोस्तों। किसी भी वर्ण के चारों ओर बिंदी लगाई जाती है, वर्ण के ऊपर भी लगाई जाती है। जब आपके वर्ण के ऊपर बिंदी लगाई जाती है तो उसे अनुस्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुस्वार या अंग की मात्रा बोला जाता है। और जब वर्ण के नीचे बिंदी लगाई जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, ताड़न जात बोला जाता है। और जब आपके वर्ण के आगे बिंदी लगाई जाती है, जब आपके आगे बिंदी लगाई जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, नुक्ता बोला जाता है। और जब वर्ण के अंत में बिंदी लगाई जाती है तो उसे आपके अरबी फारसी के आपके वर्ण कहा जाता है। तो हर एक चीज को मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा क्लियरली आपका।
तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई जब जो ट वर्ग के तीसरे और चौथे आपके वर्ण हैं, जब इनके नीचे मैं बिंदी लगा दूं, जब मैं इनके नीचे बिंदी लगा दूंगा तो ये आपके किसमें चेंज हो जाएंगे आपके, देखिए आपका अड़ा और अढ़ा। क्या पढ़ते हैं दोस्तों ने आपका अड़ा और अढ़ा। तो यहाँ पर जो आपके अड़ा और अढ़ा है ये किससे मिलकर बने आपके दोस्तों, ड और ढ से। ध्यान रहे अड़ा और अढ़ा का प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं होता है, इनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। संस्कृत भाषा में सिर्फ कौन से थे आपके, ड डमरू और ढ ढक्कन। जब ये संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए तो हमने इनके नीचे क्या लगा दिया, बिंदी लगा दिया, बिंदु लगा दिया, और इनके नीचे बिंदु लगाने से इन्हें नाम क्या दिया गया दोस्तों आपका, ताड़नजात। एक नाम तो हमारे समक्ष आ चुका है, इसका हमने नाम क्या दिया था, ताड़नजात। ताड़नजात का मतलब है इन दोनों वर्णों के नीचे बिंदी लगाने से ये क्या बन जाते हैं दोस्तों, आपके ताड़नजात बन जाते हैं। साथ ही साथ जैसे ही आपने इन दोनों वर्णों में, क्या ध्यान से सुनिए, जैसे ही आपने इन दोनों वर्णों में नीचे बिंदी लगाई है तो इनके पास एक गुण आ चुका है। और कौन सा गुण आ चुका है, अड़ा और अढ़ा का। इन दोनों के पास एक और गुण आ चुका है, अड़ा और अढ़ा का। और एक नया गुण आने के पास दोनों के पास इन्हें क्या बोला जाता है, द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे थे ड डमरू का, ढ ढक्कन का। जैसे ही बिंदी लगाई एक नया गुण मिल गया इन दोनों को, और वह दो गुण कौन से हुए आपके, अड़ा और अढ़ा। एक नया गुण मिला अड़ा और एक कौन सा गुण आपका, अढ़ा। तो कितने गुण हो गए आपके दोस्तों इन दोनों के पास, दो। और दो गुण होने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों आपका, द्विगुण व्यंजन। क्या बोला जाता है दोस्तों, द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। अब ध्यान से देखिए कि भाई इन्हें जो अड़ा और अढ़ा, क्या पढ़ रहे हैं, अड़ा और अढ़ा। तो अड़ा और अढ़ा को हमने उच्छिष्ट क्यों बोला है, दो नाम आ चुके हैं। ताड़नजात क्यों बोला है, बिंदी लगाने के कारण। द्विगुण व्यंजन क्या बोला गया है, क्योंकि इन्हीं के नीचे बिंदी लगाते हैं तो दो नई चीजें मिल जाती है। कौन कौन सी, अड़ा और अढ़ा। इस कारण हमने क्या बोल दिया, द्विगुण व्यंजन बोल दिया है। अब हम पता लगाना चाह रहे हैं कि भाई हमने अड़ा और अढ़ा को उच्छिष्ट क्यों बोला है, और उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है, उछाला हुआ या फेंका हुआ। तो उछाला या फेंके हुए से मतलब क्या है, उस चीज को जानिए दोस्तों। जब इन दोनों का हम उच्चारण करते हैं, यदि आपसे पूछे उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं, दो। और कौन कौन से होते हैं, अड़ा और अढ़ा होते हैं। आप इनका उच्चारण करेंगे तो इनके उच्चारण में क्या होती है, आपकी जो जीवा की, आपकी जो जीभ की नोक होती है सामने वाली, ये आपकी जीभ की जो नोक होती है ये क्या करेगी, पहले ऊपर उठेगी और ऊपर उठकर किसे स्पर्श करेगी, मूर्धा। मूर्धा क्या होता है दोस्तों आपके, ये ऊपर की छत। आपके मुख का हमने पहले भी कहा था, आपका जो मुख है, इस मुख की जो ऊपरी छत है, इस ऊपरी छत के दो हिस्से माने जाते हैं। इस ऊपरी छत के दो हिस्से माने जाते हैं। अगले भाग को ये अग्र भाग और एक होता है दोस्तों आपका पश्च भाग। तो आपके मुख का जो ऊपरी छत है, ये बीच में आपकी जीवा है, ये आपकी क्या दोस्तों, आपकी जीवा है या जीभ है। तो आपके मुख के जो ऊपरी छत है इसके दो हिस्से माने जाते हैं। अगला हिस्सा तो क्या कहलाता है दोस्तों आपका, मूर्धा कहलाता है। अगला हिस्सा क्या कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। और पिछला हिस्सा क्या कहलाता है दोस्तों आपका, तालु कहलाता है। दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब अड़ा और अढ़ा, जब अड़ा और अढ़ा का उच्चारण किया जाएगा तो आपकी जो जीवा है, आपकी जो जीवा है, इस जीभ की जो नोक है, इस जीभ की जो नोक यहाँ पर है, यह नोक क्या करेगी, ऊपर उठेगी और ऊपर उठकर आप किसको स्पर्श करेगी, आपके जीभ के ऊपरी छत के अगले हिस्से को, मतलब किसको स्पर्श करेगी, मूर्धा को। और आपकी जो जीभ की नोक है ये आपके मूर्धा को स्पर्श करके झटके से नीचे गिरती है। इस कारण इसे बोला जाता है उछाला हुआ। मतलब जीभ की नोक एकदम से ऊपर उछलेगी और तुरंत क्या है, नीचे गिरेगी। आप बोल के देखिए, अड़ा अढ़ा, अड़ा अढ़ा, बोल के देखिए तो महसूस करें, अड़ा अढ़ा, अड़ा अढ़ा। तो आप देखेंगे आपकी जो जीभ की अगली जो नोक है, ये नोक आपकी झटके से ऊपर उठ रही है, मूर्धा को स्पर्श करती है और अचानक से नीचे गिरती है। इस कारण ही दोस्तों इसे क्या बोला जाता है, उच्छिष्ट व्यंजन बोला जाता है। इस कारण हमने कहा है कि फेंका हुआ या उछाला हुआ। फेंका या उछाला हुआ का मतलब है जब अड़ा और अढ़ा का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ का जो अगला हिस्सा है, जो नोक है, ये ऊपर की ओर छूती है, छत को छुएगी या स्पर्श करेगी और झटके से नीचे गिरेगी, इसलिए बोलते हैं उछाला हुआ या फेंका हुआ। इसलिए इसका नाम आ चुका है क्या दोस्तों, आपका उच्छिष्ट व्यंजन इसे कहा जाता है।
तो आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि उच्च व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है या ताड़नजात वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो वह कितनी होती है दोस्तों आपकी 2। अब देखिए अड़ा और अडर के बारे में कुछ नया कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं दोस्तों, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, ध्यान से देखिए। क्या कि अड़ा और अढ़ ये आपसे पूछे, बताइए अड़ा और अढ़ सघोष है, अघोष है, अल्पप्राण या महाप्राण है। तो दोस्तों हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर जो डमरू का है और ये जो ढक्कन का है, ये कौन से वर्ग के हैं आपके, तीसरे वर्ग के। किसके, आपके तीसरे वर्ग के। और अभी मैंने बताया था जो तीसरे वर्ग के वर्ण होते हैं वह क्या होते हैं दोस्तों, सघोष भी होते हैं और अल्पप्राण भी होते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब मैंने पहले पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो आपको होता है जो तीसरा वर्ग के जो वर्ण होते हैं वह अल्पप्राण होते हैं और कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। तो भैया जो तीसरा और चौथा वर्ण है, जो तीसरा और चौथा वर्ण है, इसी से मिलकर कौन बने हैं, अड़ा और अढ़। इसका मतलब है कि यदि ये सघोष और यदि आपके अल्पप्राण है, इसका कहने का जो मतलब है क्या कि अड़ा भी क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका सघोष बन जाएगा। क्या बनेगा, सघोष बनेगा। और क्या बनेगा, अल्पप्राण बनेगा। इसी प्रकार यदि हम इसकी बात करें यहाँ पर अढ़ की, तो ये भी आपका क्या होगा दोस्तों, आपका सघोष। और चूंकि ये आपका चौथा वर्ण है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका महाप्राण। ये कैसा होगा दोस्तों, आपका महाप्राण। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है क्या कि अड़ा जो होता है वह होता है सघोष होता है और अल्पप्राण होता है, जबकि जो अड़ा होता है वह कैसा होता है, सघोष होता है, किंतु अल्पप्राण के स्थान पर दोस्तों क्या होगा, महाप्राण होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका महाप्राण होगा। वहीं पर इनके उच्चारण स्थान के आपसे पूछे, यदि इनका आपसे उच्चारण स्थान पूछा है दोस्तों, क्या यदि इन दोनों का उच्चारण स्थान की हम बात करें, बहुत ही नई चीज इसकी बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से जो एग्जाम में पूछी जाती है उच्चारण स्थान। तो यदि उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाए तो दोस्तों आपको पता है कि अड़ा और अढ़ किससे मिलकर बने हैं, तो जो तीसरा वर्ग है ट वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण ड डमरू और ढक्कन से क्या मिलकर बने, आपके अड़ा और अढ़ बने हैं। और हमें पता है जो तीसरा वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। ध्यान दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, पहला कौन सा वर्ग होता है, क वर्ग, दूसरा आपका च वर्ग, तीसरा आपका ट वर्ग, चौथा आपका ता वर्ग और पांचवा आपका क्या होता है, प वर्ग। इसका मतलब ये भी हुआ, हमें पता है ये 5 वर्ग, ये जो 5 वर्ग होते हैं, इन 5 वर्गों में यदि क वर्ग की बात करें तो क वर्ग का उच्चारण क्या होता है, कंठ। मतलब सबसे पहले वायु कहां से निकलेगी, कंठ। कंठ के बाद वो कहां पर आती है दोस्तों, आपके तालु। तालु के बाद वह कहां आती दोस्तों, आपकी मूर्धा। मूर्धा के बाद वह कहां जाती दोस्तों, आपके दंत। और दंत के बाद किससे निकल जाती है बाहर, तो आपको दोस्तों आपके ओष्ठ या होठों से बाहर निकल जाती है। इसका मतलब है ट वर्ग तीसरा है और इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका उच्चारण स्थान भी आपसे पूछा जाए अड़ा और अढ़े का, तो इनका उच्चारण स्थान दोस्तों क्या होगा, मूर्धा होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका मूर्धा। और मूर्धा किसे कहा जाता है, तो आपके मुख की जो ऊपरी छत है, इस ऊपरी छत के 2 हिस्से माने जाते हैं। अगला हिस्सा मूर्धा कहलाता है और पिछला हिस्सा क्या कहलाता है दोस्तों, आपका तालु कहलाता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब एक और बात आपको बता रहा हूं कि जो 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं अड़ा और अढ़, इनसे कभी भी कोई शब्द प्रारंभ नहीं किया जाता। आपने भी देखा होगा, क्या बताइए, अड़ा और अढ़ से किसी शब्द को आप प्रारंभ किया जाता है कि नहीं, इनका प्रयोग शब्द के मध्य में या अंत में किया जाता है। तो एक और पॉइंट यहां से आप ध्यान में रखेंगे, क्या इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है, अंत में ही होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अड़ा और अड़ा का प्रयोग हमेशा शब्द के कहां पर होगा, या तो मध्य में किया जाता है या तो अंत में किया जाता है। मतलब अड़ा और अढ़ से हम किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं कर सकते। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो जहां पर इन्हीं की बात करें, यहाँ पर जो ड डमरू और ढ ढक्कन, इनका प्रयोग कहां पर होता है दोस्तों? शब्द के प्रारंभ में होता है। इनका प्रयोग शब्द के कहां पर होता है दोस्तों? प्रारंभ में होता है। इस चीज को भी आप नोट कर लें। इनका प्रयोग तो कहां पर होता है दोस्तों? आपके शब्द के प्रारंभ में। ड डमरू और ढ ढक्कन का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है और शब्द के अंत में किसका होता है? अड़ और अढ़ का होता है। इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बहुत सारी नई नई चीजें आपको भी और मैं यहाँ से बताने वाला हूँ अड़ और अढ़ से। तो आपको जो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है कि भैया उत्क्षिप्त या ताड़नजात या दुगुण व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 2। अब कौन कौन से होते हैं? तो भैया जो संस्कृत भाषा से जो आपके तीसरे वर्ग के जो वर्ण है, तीसरे और चौथे कौन कौन से? ड डमरू का और ढ ढक्कन का। ड डमरू का और ढ ढक्कन का। ड डमरू का और ढ ढक्कन का। इसी के नीचे यदि हम बिंदी लगा दें तो क्या बन जाएगा दोस्तों? आपका वह ताड़नजात बन जाता है। और एक नया गुण ले लेता है, कौन सा? अड़ और अढ़। एक नया गुण लेने के कारण क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर अड़ा का पूछे तो ये सगोश होता है, अल्पप्राण होता है। अढ़ का पूछे तो ये सगोश या महाप्राण होता है। और इन्हीं के बाद का इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। और इनका प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? शब्द के अंत में होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक नई चीज भी आपको मैं बता रहा हूँ, उससे वो भी ध्यान रखिए।